हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 8 के गणित का प्रश्नावली 2.2 से संबंधित जो आपके शेष प्रश्न बच चुके थे उसका सोल्यूशन दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो क्लासेज में करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 से संबंधित जो प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 8 तक का जो भी प्रश्न थे उसका दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सरल तरीके से हल करना सीख चुका था, जिसका दोस्तों मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया था कि आप इनका हल किस प्रकार से सरल तरीके द्वारा कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग इसी पाठ का इसी प्रश्नावली का हम लोग जो शेष प्रश्न बच चुका है 9 और 10 उसका सोल्यूशन हम लोग आज के इस वीडियो क्लासेज में करने वाले हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक का। और जो भी बच्चे इस वाले वीडियो पर नए होंगे और कक्षा 8 के पहले वाले वीडियो को प्राप्त करना चाहते होंगे तो मेरे चैनल में जाकर मेरे चैनल का जो प्लेलिस्ट होगा कक्षा 8 से संबंधित आप उन प्लेलिस्ट में इंटर कर आप प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 2.2 या प्रश्नावली 2.1 का कुल जितने भी वीडियो हैं आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। और प्रश्नावली 2.2 से संबंधित कुल जितने भी प्रश्न हैं उनका लिंक मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तब चाहे तो वहां से उन वीडियो को ओपन कर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं क्या कि ये जो प्रश्न है वास्तव में ये बोला क्या है और हमें इसमें क्या हल करना है। ठीक है, तो आइए इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। दोस्तों आपका जो प्रश्न है इसमें ये बोला गया है कि प्रश्न नंबर 9 में कि संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फारना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर, मतलब जो विजेता नहीं है ठीक, से सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोला है कि संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में, तो हमको तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये केवल मतलब कि अपने वाक्य को सिटेबल बनाने के लिए एक यहाँ पर नाम दिया गया है। मतलब फरना कोई जगह होगा और वहाँ पर एक मध्य विद्यालय है जिसका नाम है संकुल संसाधन केंद्र। ठीक है, और उसी केंद्र में बाल मेला बोला गया था, यानी एक ऐसा मेला जिसमें बच्चों की भागीदारी हो। बाल का मतलब होता है बच्चा, बच्चों की भागीदारी हो, उसको बोलते हैं हम लोग बाल मेला। तो बाल मेला में प्रत्येक विजेता छात्र को, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई भी दोस्तों खेल होगा तो उस खेल में जो जीतेगा उसको बोलते हैं हम लोग विजेता, और जो नहीं जीतेगा उसको हम लोग बोलेंगे वो विजेता नहीं है। ठीक है, तो विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर, मतलब जो विजेता नहीं है लेकिन वो भी खेल में भाग लिया था, ठीक है, विजेता मतलब विजेता नहीं हो पाया लेकिन फिर भी वो खेल में भाग लिया था, उनको कितना कलम दिया जा रहा है, विजेता को छोड़कर से सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच, अब दोस्तों यहीं पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है 100 छात्रों के बीच, मतलब कि आपके बाल मेले में भाग लेने वाले कुल जितने भी छात्रों की संख्या थी वो टोटल कितनी थी दोस्तों, वो टोटल छात्रों की संख्या 100 थी। ठीक, अब 100 में से 100 तो जीतेगा ना, क्योंकि बोला है कि 100 छात्रों में आपके कुछ छात्र जो है वो विजेता है और कुछ छात्र विजेता नहीं है। ठीक है, तो आपके 100 छात्रों में क्या है, जो विजेता छात्र हैं उनको 2-2 कलम दिए जा रहे हैं, मतलब एक विजेता छात्र को 2 कलम और जो विजेता नहीं है उनको दिया जा रहा है 1 कलम। और आपको यह भी पता चल चुका है दोस्तों कि टोटल छात्र को है वो आपका 100 है। तो अब देखना यह है कि आपके 100 छात्रों में टोटल कलम कितने बट रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए, तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको ये तो पता है कि आपके बाल मेले में भाग लेने वाले जो टोटल आपके छात्र हैं उनकी संख्या 100 है। आपको दोस्तों ये भी पता है कि आपके 100 छात्रों में जो टोटल कलमें बांटी, हालांकि वो आपका विजेता हो या विजेता नहीं हो, लेकिन टोटल कलमें जो वितरित की गई उनकी टोटल संख्या जो है दोस्तों वो 120 है। साथ ही आपको ये भी पता है कि एक विजेता छात्र को 2 कलम दिए जा रहे हैं और जो विजेता छात्र नहीं है उसको 1 कलम दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या दोस्तों आपको ये पता है कि आपके इन 100 छात्रों में कितने छात्र विजेता वाले हैं और इन्हीं 100 छात्रों में कितने छात्र आपके विजेता वाले नहीं है, यानी शेष प्रतिभागी छात्र हैं। क्या आपको ये पता है? तो दोस्तों हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं है और हमें क्या करना है, यही पता करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग मान लेंगे कि आपके 100 छात्रों में जो विजेता छात्रों की संख्या होगी वो आपका X होगी और जो प्रतिभागियों की संख्या होगी विजेता को छोड़कर उनकी संख्या Y होगी, और X और Y इन दोनों का टोटल योग जो होगा वो आपका 100 होगा। ठीक है, अब इसी के बाद हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। आप लोग बस इसको देखते रहिएगा। लिखेंगे यहां पर दोस्तों हल, मान लिया कि देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा मैंने यहां पर कि मान लिया कि कुल विजेता छात्रों की संख्या तथा विजेता को छोड़कर सभी प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः X तथा Y है। ठीक, अर्थात हम ऐसे इसको क्या कर सकते दोस्तों, लिख सकते हैं कुल विजेता छात्रों की संख्या बराबर कितना लिख लेंगे,
x तथा कुल विजेता को छोड़कर शेष प्रतिभागियों की संख्या बराबर y। ठीक है, कुल विजेता छात्रों की संख्या x तथा कुल विजेता को छोड़कर शेष प्रतिभागियों की संख्या y। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये देखिए कि आपके प्रत्येक विजेता छात्र को कितने कलम दिए जा रहे हैं, मतलब एक विजेता छात्र को कितने कलम दिए जा रहे हैं। तो आपके एक विजेता छात्र को 2 कलम दिए जा रहे हैं। लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, चूंकि एक विजेता छात्र को प्राप्त कुल कलमों की संख्या बराबर 2। देखिए दोस्तों, एक विजेता छात्र को कुल कलम कितने दिए जा रहे हैं, 2 दिए जा रहे हैं। ठीक है, और आपके टोटल जो विजेता छात्र है को देखिएगा, कुल विजेता छात्रों की संख्या x है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके टोटल विजेता छात्र x को है और एक विजेता छात्र को 2 कलम दिए जा रहे हैं। तो टोटल विजेता छात्र को कितने कलम दिए जाएंगे, तो दोस्तों क्या करेंगे कि 2 को हम लोग x से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए विजेता छात्रों को कुल प्राप्त कलमों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए, इसलिए विजेता छात्रों को कुल प्राप्त कलमों की संख्या, तो विजेता छात्र को है, विजेता छात्र x को है ना, तो क्या करेंगे हम लोग x को यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2x को लिख लेंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, इसी प्रकार से लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर, इसी प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, जब एक विजेता छात्र को कुल कलम 2 दिए जा रहा है, तो एक जो विजेता नहीं है उस प्रतिभागी छात्र को कितना कलम दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न में कि विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, चूंकि एक विजेता वाले नई छात्र को प्राप्त कुल कलमों की संख्या बराबर कितना दिया दोस्तों, देखिए, चूंकि एक विजेता वाले नहीं छात्र को, मतलब जो विजेता नहीं है लेकिन वो क्या किया है, उस खेल में भाग लिया है लेकिन वो विजेता बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको कितना कलम दिया जा रहा है, 1 कलम दिया जा रहा है। तो चूंकि एक विजेता वाले नहीं छात्र को प्राप्त कुल कलमों की संख्या वो कितना है दोस्तों, 1 है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1 कलम। ठीक है, यानी कि 1। अब टोटल आपके विजेता छात्र वाले जो नहीं है उनकी कुल संख्या कितनी है, देखिए यहाँ पर कुल विजेता को छोड़कर शेष प्रतिभागियों की संख्या, तो टोटल जो प्रतिभागी है उनकी टोटल संख्या कितनी है, y है ना, जो विजेता वाले नहीं उनकी कितनी संख्या y है। तो क्या हो सकता है दोस्तों कि जिस प्रकार से आप लोगों ने विजेता वाले छात्रों की संख्या से आपने कलमों की संख्या को गुणा कर कुल कलमों की संख्या निकाला था, उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि शेष प्रतिभागियों की संख्या से उनके एक प्रतिभागी जो कलम मिला है उनकी संख्या से क्या करेंगे, गुणा करेंगे और उनके क्या करेंगे, कलमों की संख्या हम लोग निकालेंगे जो आपके विजेता वाले छात्र नहीं है कि टोटल कलम को कितना दिया जा रहा है। तो लिखेंगे इस यहाँ पर भी, इसलिए विजेता वाले नहीं छात्रों को प्राप्त कुल कलमों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे 1 को y से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा आपका y, केवल y। ठीक है, मतलब आपको एक जब y से गुणा करना होगा तो मान कितना निकलेगा, केवल आपका y निकलेगा। ठीक, अब चलते दोस्तों हम लोग प्रश्नानुसार। ठीक, अब नीचे जाएंगे तो आप लोग को दिखेगा नहीं, इधर आप लोग को बताने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला है, बोला है टोटल जो छात्र हैं वो कितने हैं दोस्तों, 100 है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल छात्रों की संख्या, यहाँ कुल छात्रों की संख्या बराबर विजेता छात्रों की संख्या, अब प्लस में हो जाएगा दोस्तों शेष प्रतिभागियों की संख्या, शेष प्रतिभागियों की संख्या। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग कि कुल छात्रों की संख्या कितना है आपके प्रश्न में, टोटल छात्रों की संख्या है वो है आपका 100। तो यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं कि कुल छात्रों की संख्या बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे 100। ठीक, आप बराबर में देखिए दोस्तों विजेता छात्रों की संख्या था, आपने विजेता छात्रों की संख्या कितना माना है, तो आपने टोटल विजेता छात्रों की संख्या आपने x माना है, कुल विजेता छात्रों की संख्या कितना माना दोस्तों, x माना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे x। ठीक है, और साथ ही प्लस में आपका है शेष प्रतिभागियों की संख्या, तो टोटल जो शेष प्रतिभागियों की संख्या जो विजेता छात्र नहीं है उनकी टोटल संख्या कितना है, देख सकते हैं आप लोग, कुल विजेता को छोड़कर शेष प्रतिभागियों की संख्या कितना है, y है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, लिख लेंगे y। ठीक है,
अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग y के बराबर या x के बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर किसकी संख्या निकालना है, विजेता की संख्या ना, मतलब टोटल पे कितने विजेता हैं उनकी संख्या निकालना है। तो विजेताओं की संख्या का आप लोगों ने क्या माना है, x माना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं x के बराबर मान लेते हैं। इसलिए x बराबर 100 माइनस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर y। इसी को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। साथ ही आपके टोटल कॉलम कितने हैं, टोटल कॉलम 120 को है ना, ठीक। तो जो आपका 120 कॉलम है वो दोस्तों कैसे आएगा, 120 कॉलम हमको कैसे लाना होगा, इसके किसके बराबर करना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके विजेता छात्र में कुल जितने कलम वितरित किए गए हैं, आज जो विजेता नहीं है उन छात्रों में कुल जितने कलम वितरित किए गए उन सभी कलमों को जो आप जोड़ दीजिएगा तो टोटल कलमों की संख्या क्या होगी, 120 निकल जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे अब कुल कलमों की संख्या बराबर विजेता छात्रों को प्राप्त कलमों की संख्या आप प्लस में हो जाएगा दोस्तों शेष प्रतिभागियों को प्राप्त कुल कलमों की संख्या। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। कुल कलमों की संख्या आपके कितना है, देखिए कुल कलमों की संख्या कितना है, 120 है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 120। विजेता छात्रों को प्राप्त कुल कलमों की संख्या कितना है, देखिए टोटल कलमों की संख्या जो है वो 2x है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2x आप प्लस है शेष प्रतिभागियों को प्राप्त कुल कलमों की संख्या कितना है, तो देख सकते हैं y है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे y। अब इसी का कैलकुलेशन क्या करेंगे, हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 120 बराबर में 2। अब देखिए x बराबर क्या माने हैं आप, x बराबर 100 माइनस y माने हैं ना। तो x के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे 100 माइनस y लिख देंगे, आप प्लस में लिख देंगे y। अब पूछेगा कहाँ से, तो यहाँ पर आप लोग बता देना चूंकि समीकरण 1 से। तो अब दोस्तों इसके आगे अगर हम जाएंगे तो आप लोग को बिल्कुल दिखेगा नहीं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, इतना उतार लीजिए, फिर दोस्तों हम इधर मिटा कर आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक, तो इतना आप लोग उतार लीजिए। आइए आप लोग दोस्तों इसे उतार लिए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी से आगे हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए दिया है यहाँ पर, इतना तो हम लोग उतार ही लिए थे, इसके पहले समझ लिए थे। अब इसी को हम लोग आगे हल करते हैं। तो 120 लिख लेंगे, आप बराबर में है दोस्तों कितना, देखिए यहाँ पर 2 को 100 से गुणा कीजिएगा तो मान कितना मिलेगा 200। अब इसी 2 को अगर y से गुणा कीजिएगा तो कितना निकलेगा -2y। अब प्लस कितना है y है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्लस y। 120 बराबर हो जाएगा, देखिए 200 -2y है प्लस y है, तो 2 को y में से y घटेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ आएगा -y क्योंकि बड़ा चिन्ह दिखाता है। ठीक, अब क्या करते हैं दोस्तों हम लोग कि जो -y है आपका, इस -y को हम लोग क्या करते हैं एलसीएस की तरफ लेकर आते हैं। तो ये -y आपके प्लस y के रूप में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्लस y और 200। अब देखिए यहाँ पर जो 120 है आपका 120, उसको हम लोग आते हैं इसको राइट हैंड साइड की तरफ यानी आरसीएस की तरफ लेकर आते हैं। तो ये जो प्लस है ये किसमें चेंज होगा आपका माइनस के रूप में, तो 200 माइनस लिख देंगे हम लोग कितना 120। तो इसलिए यहाँ पर जो y का आपका मान निकलेगा वो कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों, 200 में से 120 को घटाइएगा तो निकल कर आ जाएगा 80। तो y का जो अपना मान है वो आपका निकल कर आ चुका है 80। ठीक है, तो y आपका क्या है, देखिए y जो है विजेता को छोड़कर सभी प्रतिभागियों की संख्या है। ठीक, आज जबकि विजेता छात्रों की जो संख्या है वो कितना है 1 है। अब विजेता को छोड़कर सभी प्रतिभागियों की संख्या जो है वो y है। तो दोस्तों हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x यानी विजेताओं की संख्या, कितने विजेता हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि x है कितना के बराबर। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो x का मान है वो है 100 माइनस y के बराबर, यानी टोटल आपके छात्र को थे 100 को थे। ठीक, जिसमें से आप लोग ये पता कर चुके हैं कि आपके उन 100 छात्रों में से टोटल कितने विजेता वाले छात्र नहीं हैं। तो आपके 80 ऐसे छात्र हैं जो विजेता वाले छात्र नहीं हैं। तो जब 80 आपके विजेता वाले छात्र हैं ही नहीं तो बाकी के जो छात्र आपके बच चुके हैं वो सारे के सारे जो छात्र दोस्तों वो आपके विजेता छात्र कहलाएंगे। और इस प्रश्न का आंसर यही बोला है कि आपके विजेता छात्र की जो संख्या वो कितना है। ठीक, तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं अतः कर। ठीक है, पहले आप लोग इसको उतारिएगा और उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा अतः कुल विजेता छात्रों की संख्या x बराबर, देखिए x किसके बराबर है 100 माइनस y के ना। तो लिखेंगे हम लोग 100 माइनस y का मान कितना निकल कर आया, y की जगह पर 80 ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 80 और 100 में से 80 अगर आप लोग हटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 20 को, यानी विजेता छात्रों की जो संख्या है वो है दोस्तों आपका 20। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न 10 की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न वो क्या है, तो आप लोग इसको उतार लीजिए, हम आप लोग को अगला प्रश्न 10वां बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है,
आइए दोस्तों, हम लोग प्रश्न नंबर 10 पर चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 को आप लोग ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो 10 नंबर इसमें कहा क्या है। बोला है दोस्तों आपके प्रश्न नंबर 10 में कि रवि के पिता का वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। ठीक, उसके आगे कहा है कि 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। मतलब कैलकुलेशन करके देख लिया है कि 5 वर्ष बाद उनके जो उम्रों का योग होगा, किनके किनका, रवि का और रवि के पिता का। ठीक है, जो उनका वर्तमान उम्र है वो आज से 5 वर्ष बाद उन दोनों जो टोटल उम्र होगा वो कितना होगा दोस्तों, 47 वर्ष होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि अभी का जो उन दोनों का जो वर्तमान उम्र है उसको ज्ञात करना है। बोला है कि दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ध्यान से इस प्रश्न को पढ़कर आप लोग समझने प्रयास कीजिएगा कि यहाँ बोला है रवि के पिता का वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपके रवि के पिता का उम्र जो है आपको पता है वो कितना है। देखिए, आपके रवि के पिता का जो वर्तमान उम्र है वो है आपके रवि के वर्तमान उम्र के तिगुना से 5 वर्ष अधिक है। लेकिन क्या दोस्तों आपको रवि का उम्र पता है? बताइए, आपको रवि का जब उम्र पता है ही नहीं तो आप कैसे निकाल सकते हैं कि रवि के पिता का वर्तमान उम्र क्या होगा, जबकि रवि का जो पिता का जो वर्तमान उम्र है रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, रवि के वर्तमान उम्र को मानना होगा। तो मान लेते हैं दोस्तों कि जो रवि का वर्तमान उम्र है वो है x वर्ष। तो आइए इसका हल करने का हम लोग प्रयास करते हैं। मान लिया कि रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष है, इसलिए रवि के पिता का वर्तमान उम्र बराबर क्या है दोस्तों, रवि के पिता वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुना। ठीक ना, तो लिखेंगे रवि का वर्तमान उम्र गुणा 3 प्लस, देखिए 5 वर्ष अधिक है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 वर्ष। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों रवि का जो वर्तमान उम्र है वो है कितना, x वर्ष। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x वर्ष गुना में 3, क्योंकि रवि के वर्तमान उम्र क्या चाहिए, तिगुना है। तो यहाँ पर आप लोग 3 लिख लीजिए। अब प्लस 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 वर्ष। x वर्ष को 3 से गुणा कीजिएगा तो दोस्तों आपका मान कितना होगा, 3x वर्ष। अब प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 वर्ष। ये निकल कर आ गया रवि के बाप का उम्र। ठीक है, और रवि का जो वर्तमान उम्र है वो कितना है, x वर्ष है। अब बोला है दोस्तों यहाँ पर कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। तो 5 वर्ष बाद जो रवि का जो उम्र है वो कितना होगा दोस्तों, देखिए अभी वर्तमान जो उम्र है रवि का वो x वर्ष है। तो 5 वर्ष क्या होगा, 5 वर्ष इसका उम्र बढ़ेगा, यानी x प्लस 5 वर्ष होगा। मान के चलते हैं कि अभी आपका प्रेजेंट में वर्तमान उम्र जो है आपका वो कितना है, 20 वर्ष है। ठीक, अगर आपसे हम ये पूछे दोस्तों कि 5 वर्ष बाद आपका उम्र कितना होगा, तो 5 वर्ष बाद आपका जो उम्र होगा वो 25 वर्ष होगा, क्योंकि 5 वर्ष और अभी का वर्तमान उम्र दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आपका टोटल उम्र की जो मान होगा वो कितना निकलेगा, 25 वर्ष होगा। तो जिस प्रकार से दोस्तों आपके 5 वर्ष बाद रवि का उम्र x से x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा, मतलब 5 वर्ष बढ़ेगा, उसी प्रकार से रवि के बाप का भी उम्र 5 वर्ष बढ़ेगा, क्योंकि इसका तो उम्र तो रुकेगा नहीं, क्योंकि जब इसका उम्र बढ़ रहा है तो क्या इसका उम्र क्या कांस्टेंट रहेगा, रुकेगा तो नहीं, इसका भी उम्र क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 5 वर्ष बाद रवि का उम्र निकालने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ 5 वर्ष बाद रवि का वर्तमान उम्र बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x वर्ष है ना, तो x वर्ष में 5 जुटेगा, तथा 5 वर्ष बाद रवि के पिता का वर्तमान उम्र बराबर, देखिए रवि के पिता का वर्तमान उम्र कितना है, 3x प्लस 5 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद इनका वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5 वर्ष में 5 क्या होगा, जुटेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 3x प्लस 5 वर्ष, लिखेंगे 5। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर चूंकि 5 वर्ष बाद इन दोनों का उम्रों का योग 47 वर्ष हो जाता है। ठीक है, 5 वर्ष बाद इन दोनों की उम्र का योग कितना होता है, 47 वर्ष हो जाता है। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, इसलिए 47 वर्ष बराबर, देखिए दोनों का उम्र का योग कितना होता है, 47 वर्ष। कितना वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पर 5 वर्ष बाद पहले लिखेंगे रवि की वर्तमान उम्र। तो रवि की वर्तमान उम्र कितना हो रहा है, x वर्ष प्लस 5। तो यहाँ पर हो जाएगा x वर्ष प्लस 5। साथ ही में दोस्तों क्या है आपका, रवि के पिता का जो वर्तमान उम्र है 5 वर्ष बाद वो कितना है, 3x प्लस 5 वर्ष प्लस 5, क्योंकि 5 वर्ष क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे
3x प्लस 5 वर्ष अब प्लस हो जाएगा 5। ठीक है, अब आगे इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो 47 वर्ष बराबर, देखिए यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप इसको गुणा कर दीजिए, x वर्ष प्लस 5 प्लस वर्ष को 3x से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 3x वर्ष आप प्लस 5 को वर्ष से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 5 वर्ष। आप प्लस में क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ पर 5 लिख लीजिए। अब नीचे जाएंगे तो आप लोग को नहीं दिखेगा, तो यहाँ हल करके आप लोग को मैं बताता हूँ। तो यहाँ हल करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 47 वर्ष बराबर, देखिए x वर्ष और 3x वर्ष, इन दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए तो 3x वर्ष और x वर्ष कितना होगा, 4x वर्ष। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 वर्ष, तो 5 वर्ष, अब देखिए ये 5 है, ये 5 है, तो पहले आप क्या कीजिए कि 5 को आप लोग अलग जोड़ दीजिए। आप 5 वर्ष को ऐसे लिख लीजिए, ऐसे 5 वर्ष अब प्लस में 5 अब 5 को कितना हुआ 10 ना, तो इधर लिख लेंगे दोस्तों हम लोग, देखिए इधर नहीं दिखेगा आप लोग को, इधर लिख लेंगे 5 हो जाएगा 10। तो 47 वर्ष बराबर हो जाएगा 4x प्लस 5 और वर्ष अब प्लस में हो जाएगा 10। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वर्ष क्या है, गुणा में है, और ये भी वर्ष क्या है आपका, गुणा में है, और इन दोनों को ऐसे हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे। तो कितना अब निकल कर आ जाएगा आप यहाँ पर 47 बराबर 4x प्लस 5 अब प्लस कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 10 को 5 में हम लोग जोड़ देंगे, तो 10 से 5 कितना होगा 15। अब 15 को हम लोग इधर लेकर आएंगे तो 47 माइनस हो जाएगा 15 अब बराबर में 4x। 47 में से 15 को दोस्तों घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका 32। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 32 बराबर 4x। और जब आप इसको कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा, 4 या 32, यानी इसलिए जो x का मान निकलेगा वो निकल कर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 8। अब आप लोग ये देख लीजिए कि x आपने क्या माना है, x आपने क्या माना है, x आपने माना है रवि का वर्तमान उम्र। तो बोला है दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, तो हमको यहाँ पर किसका वर्तमान उम्र निकला है, रवि का। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः रवि का वर्तमान उम्र x बराबर 8 वर्ष तथा रवि के पिता का वर्तमान उम्र, देखिए रवि के पिता वर्तमान उम्र कितना है, रवि के पिता का वर्तमान उम्र 3x प्लस 5 वर्ष है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3x प्लस 5 वर्ष है। अब बराबर में कितना हो जाएगा 3 गुणा x का मान कितना है 8 ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8 अब प्लस कितना हो जाएगा 5 अब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वर्ष। फिर इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए 8 तरीके 24 है और 24 5 कितना होगा 29, तो यहाँ पर हो जाएगा 29 वर्ष। इस प्रकार से दोस्तों आपके रवि का वर्तमान उम्र निकल गया 8 वर्ष और रवि के पिता का वर्तमान उम्र निकल गया 29 वर्ष। और इस प्रकार से आपके प्रश्नावली 2.2 का जो टोटल क्वेश्चन था वो बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है, और टोटल दोस्तों आपके ये क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 2.3 को हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जल्दी में आप लोगों के लिए प्रश्नावली 2.3 से संबंधित कुल जितने भी प्रश्न हैं उनका हल अपने वीडियो के माध्यम से लेकर आपके सामने लेकर आऊंगा, और प्रश्नावली 2.3 से संबंधित कुल जितने भी उदाहरण आपकी बुक में दिए होंगे उन उदाहरणों को भी दोस्तों मैं बिल्कुल आप लोगों को सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज के दोस्तों यहीं तक, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों आप लोग की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।